थायराइड न्यूप्लाज़म्स, जो थायराइड न्यूप्लाज़म्स होते हैं वो हमारे पास वो ट्यूमर्स बिनाइन भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, हमारे पास हाईली एग्रेसिव भी हो सकते हैं, एनाप्लास्टिक भी हो सकते हैं, कार्सिनोमा। ठीक है, हमारे पास दो तरह की कंडीशन होती है बेसिकली, बिनाइन या मैलिग्नेंट। जो बहुत कॉमन होते हैं वो हमारे पास बिनाइन कंडीशन होते हैं, जो कि हमारे पास जैसे कि फॉलिकुलर एडिनोमा वगैरह हो गया। और लेस जो कॉमन है वो लेस देन 1% जो होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, वो हमारे पास मैलिग्नेंट होते हैं। अब आप एक नोड्यूल को देख के आपको किस तरह पता चलेगा कि क्लिनिकल क्राइटेरिया किस तरह आप जज करोगे कि वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट, तो ये क्राइटेरिया है। अगर एक सोलिटरी नोड्यूल है तो वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली वो मैलिग्नेंट होगा ना, ये मैलिग्नेंट की क्राइटेरिया है। ठीक है, मेल्स में ज़्यादातर जो होते हैं वो हमारे पास मैलिग्नेंट होते हैं। अगर वेरी यंग एज में या वेरी ओल्ड एज में कोई नोड्यूल बन रहा है तो हमारे पास वो मैलिग्नेंट होगा। अगर रेडिएशन एक्सपोजर का हिस्ट्री होगी तो भी मैलिग्नेंट होगा। कोल्ड नोड्यूल वो होता है कि जो कि अगर आप एक्सपोजर करवाते हैं ना रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, तो वो कम हो रही होती है। ठीक है, अगर ज़्यादा होगी तो उसको वार्म नोड्यूल कहते हैं, हार्ड नोड्यूल कहते हैं, और ये कोल्ड होती है। कोल्ड जो होती है वो हमारे पास मैलिग्नेंट होती है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही फुलफिल करें। इसके बाद आपको फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी करवानी पड़ती है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखने पड़ते हैं, उससे फिर क्लियर हो जाता है कि ये हमारे पास बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। लेकिन ये थोड़ा सा क्राइटेरिया है। ठीक है, अब कैंसर बेसिकली होता क्यों है? अगेन वही बात है कि उसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो जाएंगे, कोई फैमिली हिस्ट्री हो जाएगी। मेल्स में फीमेल्स में कॉमन होते हैं कैंसर जिस तरह। इसके अलावा हमारे पास रेडिएशन एक्सपोजर जो है अगर ज़्यादा है तो उससे कैंसर ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ हमारे पास ये देखें, मैंने कुछ शार्ट समरी बनाई थी कि कौन कौन सी म्यूटेशन होंगी जेनेटिक लेवल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कैंसर है। अब देखिए हमारे पास थायराइड नोड्यूल मैंने बनाया, इसमें ये राइट लोब लेफ्ट लोब कर दी। इसमें ये इस्तमस है, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और सी सेल्स होते हैं। सी सेल्स को पैराफॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं, जो कि कैल्सिटोनिन बना रहे होते हैं। और फॉलिकुलर अगेन आपको पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन्स वगैरह ना, ट्राइहाइड्रोथेरोनिन, टेट्राहाइड्रोथेरोनिन, मतलब ये हार्मोन्स वगैरह बना रहे होते हैं। ठीक है, अब आपने ये कहना है कि देखिए पेपिलरी कार्सिनोमा में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ब्रेफ म्यूटेशन होती है, आपने इसी तरह याद रखना है। ठीक है, और रेड पेपिलरी थायराइड कैंसर भी होता है, और रेड पीटीसी की ट्रांसलोकेशन भी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास फॉलिकुलर जो कार्सिनोमा है उसमें रैस म्यूटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। उसके अलावा पैक्स8 पपार गैमा ट्रांसलोकेशन, रैस8 और पपार गैमा। आपने अगर ये कि याद मेनली रखनी है तो उसमें ब्रेफ कर लो, इसमें रैस और ये पैक्स8 पपार गैमा करवा लो। एनाप्लास्टिक में जो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है ना, उसमें मोस्ट कॉमन जो म्यूटेशन होती है वो P53 की होती है। ठीक है, रैस म्यूटेशन भी होती है लेकिन मेनली P53 की आपको ज़्यादा नज़र आएगी। इस तरह हमारे पास रेड म्यूटेशन जो होती है वो हमारे पास मेडली कार्सिनोमा में होती है। और मेडली जो कार्सिनोमा होता है बिकॉज ये सी सेल के साथ एसोसिएटेड होता है, तो ये हमारे पास इसकी एसोसिएशन होती है MEN2A MEN2B कार्सिनोमास के साथ भी इसकी हाईली एसोसिएशन है। ठीक है, अब हम वन बाय वन हम कैंसर स्टडी करते हैं। पहले एडिनोमा स्टडी करेंगे। देखिए फॉलिकुलर एडिनोमा मैंने आपको पहले बताया था कि जो फॉलिकुलर एपिथेलियम से बन रहा होता है वो बहुत कॉमन होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ड्राइवर म्यूटेशन होती हैं TSH रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे में ना, ये चीज़ें म्यूटेशन होती हैं। फिर आप देखोगे तो हमारे पास अगर ग्रास में देखोगे तो ये सोलिटरी भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, स्फेरिकल लीजन होंगी। लेकिन इसमें और फॉलिकुलर एडिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा में मेन जो वो होता है ना, मतलब डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि हमारे पास फॉलिकुलर एडिनोमा का वेल डिफ्रेंशिएटेड ऊपर कैप्सूल होता है, कैप्सूल और वेस्कुलर इन्विजन नहीं होती है। ये बनते तो मतलब देखिए फॉलिकल्स की ही इलार्जमेंट हो रही है हमारे पास, ये वेल डिफाइंड देखें फॉलिकल्स भी हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास कुछ हमारे पास वो होगा, कुलाइड भी होगा। लेकिन ये जो सर्कमस्क्राइब्ड नोड्यूल है ना, ये हमारे पास इन्वेड नहीं कर रही होती। ठीक है, और हमारे पास कुछ इसमें सेल्स होते हैं जो कि जिनको कहते हैं हॉर्डल सेल्स ना, हॉर्डल सेल ऑक्सीफिल सेल। वो क्यों होते हैं कि जैसे साइटोप्लाज्म में बहुत हाईली इसिनोफिलिक, यानी हमारे पिंक कलर का ना जो साइटोप्लाज्म आपको नजर आ रहा है और बहुत सारे सेल्स नजर आ रहे हैं, ये हॉर्डल सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब ये किस तरह प्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास पेनलेस नोड्यूल भी हो सकता है, यानी नेक में आपको सिर्फ नोड्यूल फील हो सकता है, या फिर इसके कुछ आगे से ना मतलब स्वेलिंग में डिस्फेजिया काज कर सकता है, डिस्निया वगैरह ये चीज़ें काज कर होता है। फिर हम लोगों ने आगे आके पेपिलरी कार्सिनोमा डिस्कस करना है। ठीक है, पेपिलरी कार्सिनोमा क्या होता है कि हमारे पास फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। और जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है ना, जो एक्सपोजर अगर आयनाइजिंग रेडिएशन का कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है या वैसे भी ना, तो उसमें बहुत कॉमन होता है। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रही होती हूँ। देखिए हमारे पास पेपिलरी कार्सिनोमा है, हमारे पास यहाँ हमारे पास ग्रॉस में भी जैसे पेपिलरी प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये सॉलिड नोड्यूल होता है हमारे पास। और इसमें क्या होता है कि सर्कमस्क्राइब्ड और एनकैप्सुलेटेड भी है, इसमें पेपिल्लास बन रहते हैं। अगर आप ना हिस्टोरिकल लेवल पे देखोगे तो हमारे पास ये पेपिल्ला अगेन बने हुए हैं ना, ये पेपिलरी प्रोजेक्शंस हैं। उसके अलावा हमारे पास इसके जो न्यूक्लियस होता है ना, हमारे पास जो बेसिकली न्यूक्लियस होता है वो इस तरह होता है जैसे कि खाली खाली पड़े हुए ना, उनको एम्प्टी मतलब ना अपीयरिंग न्यूक्लियाई होते हैं, जिनको हम ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई। ये हमारे पास आप ज़्यादा जूम करके देखो तो ये बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहे हैं। देखें बिल्कुल खाली खाली नज़र आते हैं, इनको ऑर्फन आई न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ठीक है, ये अगेन आप यहाँ देखो,
ये हमारे पास बिल्कुल खाली खाली पड़े हैं हमारे पास, ये होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होती है उसकी इन्वेजिनेशन हो जाती है हमारे पास इस इनके न्यूक्लियस के अंदर, जिनमें हमारे पास कहते हैं स्यूडोन्यूक्लियन। ये देखें हमारे पास स्यूडोन्यूक्लियन नज़र आ रही है, अगेन ये देखो ये हमारे पास स्यूडोन्यूक्लियन नज़र आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं हमारे पास। उसके अलावा ये जो पेपेल्लास है ना, जैसे कि लाइक ये पेपेल्ला है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कंसेंट्रिक कैल्सिफिकेशन स्मोमा बॉडीज़ होती हैं, लाइक यूँ करके ना, ये हमारे पास यूँ स्मोमा बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं हमारे पास। ये किस में होती है, पेपेल्लास के अंदर, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे पास। उसके अलावा लिम्फेटिक इन्वेजन भी होती है हमारे पास, लेकिन मेटास्टेटिक जो ना हेमाटोजीनियस इसकी इन्वेजन जो होती है वो कम होती है, यानी ब्लड में इन्वेजन कम होती है, लेकिन हमारे पास लिम्फेटिक इन्वेजन इसमें ज़्यादा होती है। तो ये किस तरह प्रेजेंट करता है हमारे पास, ये इसी तरह के पेनलेस नोड्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करेगा हमारे पास। और उसके अलावा हमारे पास इसमें ये हो सकता है डिस्निया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, ठीक है, डिस्निया। इसमें हमारे पास क्या होता है कि पेनलेस नेक मास, डिस्फेजिया हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, ये सारे मतलब सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा ना। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी हो सकती है अगेन हमारे पास, क्योंकि ये कंप्रेस कर रहा है ना पीछे से स्ट्रक्चर्स को, ट्रेकिया वगैरह को, ठीक है। तो इसकी वजह से ये वाले सिम्टम्स हो जाते हैं। तो आपने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है हमारे पास, एक तो नेक की एग्जामिनेशन कर लो, ठीक है। नेक की एग्जामिनेशन के अलावा आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, 5 नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी पे सारा कुछ क्लियर हो जाता है हमारे पास। उसके अलावा अगर ये एक्सटेंशन देखने के लिए हमारे पास CT MRI नेक पेल्विक एब्डोमेन का वो करवा सकते हो, क्योंकि ये कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फॉलिकुलर एडिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा में क्या होता है कि डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास ये हैं बेसिकली फॉलिकल्स है ना, जो क्लाइड फील्ड फॉलिकल्स हैं, लेकिन हमारे पास इसका मोस्ट कॉमन काज होता है कि आयोडीन डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में होता है, ये भी वोमेन में कॉमन होता है, लेकिन इसमें हमारे पास कैप्सूल की ना इन्वेजन ज़्यादा होती है, कैप्सूलर वस्कुलर इन्वेजन होती है, जबकि हमारे पास फॉलिकुलर एडिनोमा में वो इन्वेजन नहीं होती है। ये देखिए हमारे पास ये एडिनोमा था, ये देखो यहाँ हमारे पास कैप्सूल है, इसकी इन्वेजन नहीं है। यहाँ हमारे पास देखोगे तो यहाँ हमारे पास कैप्सूल की इन्वेजन, ये अगर आप बुक सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ हमारे पास कैप्सूल की इन्वेजन जो है ना वो ज़्यादा हो रही है इसमें ना, तो ये वाली होती है। इसमें जो हमारे पास फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है, इसका जो मेन फीचर होता है वो ये होता है कि ये हमारे पास इसकी हेमाटोजीनियस डिसेमिनेशन होती है। हेमाटोजीनियस डिसेमिनेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास लंग्स में जा सकता है, बोन एंड लिवर, तो आपको CT स्कैन पे आपको पता चल जाएगा ना। और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा क्या होता है, एनाप्लास्टिक में सारे के सारे सेल एनाप्लास्टिक होते हैं हमारे पास, प्लियोमॉर्फिक सेल होंगे, स्पिंडल शेप्ड होंगे, जिनकी वजह से क्या होगा, डेथ बहुत अर्ली एज में हो जाएगी हमारे पास। और उसमें जो साइन रिसेप्टर होंगे वो डिस्निया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना हमारे पास। लास्ट में हम पढ़े मेडल्ली कार्सिनोमा। मेडल्ली कार्सिनोमा किससे होता है, पेरीफोलिकुलर या C सेल से, मतलब ये हमारे पास ड्राइव होता है। इसमें क्या होता है कि कैल्सिटोनिन ज़्यादा होता है, और कैल्सिटोनिन सारे जो कैल्शियम होगा वो सारे के सारे एमाइलाइड डिपॉजिट बना रहे होते हैं। दूसरा इसका मेन पॉइंट ये होता है कि MEN2A 2B के साथ इसकी एसोसिएशन होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो सेल्स होते हैं, ये देखिए हमारे पास ये है ना, देखो इसमें हमारे पास जो भी जिस तरह के पेपेल्ला भी हैं, स्पिंडल शेप भी होते हैं, ये एमाइलाइड डिपॉजिट है हमारे पास। इस तरह के सेल्स हैं, नेस्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, हाईली न्यूप्लास्टिक होते हैं। इसमें हमारे पास जो कैल्सिटोनिन वाली जो C सेल्स होते हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये भी जो ना, अगर हमारे पास किसी कोई आदमी है जिसको MEN2A MEN2B की म्यूटेशन है और साथ में हमारे पास ना उसको वो म्यूटेशन के साथ रेड म्यूटेशन हैं, तो आपने फ़ौरन से MEN2A MEN2B सिंड्रोम के साथ रेड म्यूटेशन हैं तो उसकी आप प्रोफिलैक्टिक थायराइडेक्टमीज भी कर सकते हैं। लास्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, लास्ट में हम इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। इसमें पार्शियल और टोटल थायराइडेक्टमी भी करवा सकते हैं, ठीक है। पार्शियल और टोटल थायराइडेक्टमी के साथ आयनाइजिंग रेडिएशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो सकते हैं। लेकिन अगर थायराइडेक्टमी करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की मतलब ना वो इंजर्ड हो सकती है, जिसकी वजह से हॉर्सनेस भी हो सकती है। साथ में हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड क्योंकि ऊपर से होते हैं, तो वो हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड अगर हमारे पास डैमेज हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। तो ये सारे हमारे पास मेन ना हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया। होप सो आपको समझ आ गया होगा।